दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा इन्वायरमेंट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण आपके एक्ट हैं, उन सभी एक्ट के बारे में। लगभग 15 एक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इन सभी की, और इसके आधार पर कम से कम 2 प्रश्न जो है आप परीक्षा में ज़रूर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और हम यहां पर देखेंगे इन्वायरमेंट जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी एक्ट को डिटेल में हम लोग याद कर लें। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी, जिसके माध्यम से हम अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर आप सभी को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो तो कुछ जो है 15 आपके एक्ट और रेगुलेशन है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एकदम पहले से कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये कम से कम 10 बार पूछा गया है। ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ देखिए, मुश्किल से 2 से 3 बिंदु आपको ध्यान देने होते हैं। उसमें सीधे डेट ही पूछता है कि ये कब आया था, पहला तो यही हो जाता है। और ये किसके बारे में है ये है। ज़्यादातर चीज़ें तो आपको समझ में आती हैं, जैसे कि ये वन अधिनियम, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कंसोलिडेट्स लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लेवी ऑफ द ड्यूटीज़ ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि यह जंगल और जंगल से संबंधित उत्पादों के लिए बनाया गया था। क्लियर है ना। इसमें प्रोविज़न क्या है, क्लासिफिकेशन फॉर द फॉरेस्ट इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ठीक है ना, इसमें क्लासिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, कौन सा रिजर्व एरिया है, कौन सा विलेज एरिया है। साथ ही रेगुलेट द मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट के जो उत्पाद हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करें, कैसे मूवमेंट करें, उसके बारे में। और फोकसेज ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड पेनल्टीज़ फॉर द अनऑथराइज्ड यूज़, अगर कोई किसी भी प्रकार का अनऑथराइज यूज़ करता है तो उस पर भी यहाँ पर पेनल्टी लगाने का भी अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया है। तो ये कुल इतनी 3 बिंदु प्रमुख हैं आपके पहला एक्ट के बारे में। दूसरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत बार 20 बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट्स वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड एंड प्लांट, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्लोरा और फौना दोनों के लिए है। ये ध्यान रखना है आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आपके पौधे भी आते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल तो हैं ही, प्लांट्स और उनके इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व है। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, भारत में कुल कितने वाइल्ड लाइफ हैं, कुल कितने सेंचुरीज हैं, और कुल कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये दोस्तों, ये पूरी वीडियो जो है आपको सिर्फ टारगेटेड काम के लिए दी जा रही है। प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज़, इसको एंडेंजर्ड स्पेसीज़ जो है एनेक्सर 1 में 2 में जो भी हैं, उनको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसकी हंटिंग को रोकना। क्रिएशन ऑफ शेड्यूल्स फॉर स्पेसीज़ बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन नीड्स, तो इनके लिए एक सूचियां बनाना, अनुसूचियां बनाना, और साथ ही पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन ऑफ इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स, तो इसमें जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है, और साथ ही साथ इसमें फ़ाइन लगाने का भी प्रावधान है अगर इन जीव जंतुओं के अनऑफिशियल ट्रेडिंग या हत्याओं पर कुछ लोग जो है एक्टिव होते हैं। तो ये आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है अपने कुल कितने जो है भारत में अभी वाइल्ड लाइफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये भी कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये कब आया था, 1974 में आया था। ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंट्स द कंट्रोल्स वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेन द होलसमनेस ऑफ वाटर, यानी कि
अपने जो हमारा जल स्तर है उसको प्रोटेक्ट करना, जलीय जो जो जल बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ हमें जो है इनकी जो है निरंतरता को बनाए रखना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका प्रोविज़न है इसमें, प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो कि आप देखते हैं ना हमारे गंगा नदी को बनाने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली आप देखेंगे कि जब कानपुर से लेकर के और गंगा जी जो है बनारस तक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, तो उसमें जो एफ्लुएंट गिरते हैं, जो डिस्चार्ज जो फंक्शंस होते हैं फैक्ट्रीज़ के, वो जब जाते हैं वहाँ पर तो उससे जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उनको रोकने का काम ये करते हैं। प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू वाटर बॉडीज़ बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, ठीक है ना। इम्पोजेज पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन, तो इन कंपनियों पर, इन फैक्ट्रियों पर पेनल्टीज़ लगाने का भी यहाँ इनका प्रावधान है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो कब से शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी कि जल से हो गया, अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्ट बनाया गया था 1981 में। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, डेट ही सीधे सीधे आपके परीक्षा में आ जाएंगे। इसके प्रोविज़न ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट्स, कंट्रोल्स एंड अबेट्स एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रोकना, उसको स्वच्छ वायु को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना जितने भी पॉल्यूटेंट हैं। स्पेशली जो है आप देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, उसमें उत्तर प्रदेश के या भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो टॉप पर हैं, तो उनको वायु प्रदूषण से रोकना। अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं कितने भयंकर स्तर पर पोल्यूशन चल रहा है, और पूरी सर्दी में यहाँ पर एक गैस चैम्बर बना रहता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे CP, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड empowered to set standards for emissions. Industries require consent to operate some state pollution control boards and restrictions on the use of the polluting fuels and vehicles. तो आप देखते हैं कि दिल्ली में जो समस्या है उसको बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं उस पर कि पराली का उस पर बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो दिखता है वहाँ के गाड़ियों, वहाँ के जो व्हीकल्स हैं उनका साथ ही साथ फैक्ट्रीज़ हैं। अब तो लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना दिल्ली में असंभव हो गया है, तो इस वजह से फैक्ट्रीज़ जो है वो आसपास के ज़िलों में जा रही हैं। तो ये आप कमेंट ज़रूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। 5वें नंबर पर हम आते हैं, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट जो है, छठा जो है हमारा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है इसको, तो आप एकदम याद रखिएगा 1986, ये हर साल पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट, यानी कि ये केंद्र सरकार को एक्ट करने के लिए क्या करता है, प्रोविजंस देता है। और साथ ही इसके जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज पोल्यूशन, यानी कि जितने भी औद्योगिक क्रियाकलाप हैं उनको कम करना और उसमें पोल्यूशन की जो क्षमता है उसको भी पोल्यूशन कम करने की क्षमता को बढ़ाना। लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी गुणवत्ता है पर्यावरण की उसको बनाए रखना, और साथ ही साथ कवर्स एयर, वेस्ट, लैंड एंड हैजार्डस सब्सटेंसेस, इसके लिए पेनाल्टी और नॉन कंप्लायंस पेनाल्टी भी दी जाती है। ये क्या करता है? वायु, जल की भूमि और हैजार्डस सब्सटेंसेस, जो ऐसे खतरनाक तत्व होते हैं उनकी जो है उत्पादन को भी क्या करता है, ये रोकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जो है प्रिवेंशन एक्ट जो है वो हमारा 1986 का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी कि ये आपने देखा था कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वह एक और है। यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1987 का, 1927 का, ठीक है ना। ये दूसरा है, भारतीय वन अधिनियम है और वन संरक्षण अधिनियम दूसरा है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है एक्ट जो है वो दूसरा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों से ही कंफ्यूजन बहुत होता है, लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये 1980 में बना था फॉरेस्ट कंजर्वेशन,
पर वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम जो है अलग है, 1927 में आया था, सबसे पहला जो मैंने बताया था, और ये है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट्स डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो निर्वनीकरण है उसको रोकना, एंड प्रोमोट्स द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को जोड़ा, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। इसके प्रोविजंस क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस, यानी कि जो भी फॉरेस्ट लैंड हैं उनको नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस से, यानी कि गैर वन के पर्पस से नहीं यूज किया जा सकता, इसके लिए बनाया गया है। और प्रायर अप्रूवल फॉर द रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन, यानी कि अगर फॉरेस्ट लैंड को किसी भी पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है या किसी यूज में लाया जा रहा है तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। एम्फेसिस ऑन द कंपनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन, यानी कि यह अगर आप जो है निर्वनीकरण कर रहे हैं तो उस पर कंपनसेशन क्या क्या गवर्नमेंट लगा रही है उसके लिए भी ये इनेबल करता है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये आप लोग ज़्यादा नहीं देखे होंगे लेकिन इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये सब जो नए प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। 4-5 एक्ट जो है जो आप लोग किताबों में या अन्य जगह नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हैजार्डस सब्सटेंसेस, यानी कि ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है वो क्या कहता है कि कोई भी खतरनाक उत्पादों से, पदार्थों से किसी की अगर डेथ हुई है या उसके लिए कोई आपदा आई है तो ये एक्ट जो है इसको क्या करता है? विक्टिम को सहायता करता है। इंडस्ट्रीज हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेज मस्ट हैव लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसके प्रोविजंस हैं। और एस्टैब्लिशेस एन एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, जिसके द्वारा जो है उनको कंपनसेशन विक्टिम्स आदि को दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। आगे हम देखेंगे ये बायोडाइवर्सिटी, ये भी लगभग 20-25 बार आपसे पूछा गया है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन कंजर्व्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट्स शेयरिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से ये ध्यान में रखेंगे कि बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से क्या हमें जो है फ़ायदा मिल सकता है, उसके लिए इसका मूल ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या प्रोविजंस है इसमें? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के एक्सेस को रेगुलेट करना, और साथ ही साथ प्रोमोट्स द लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन एफर्ट, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल कंजर्वेशन है उसमें लोकल कम्युनिटी का भी भाग होना चाहिए, उनका सहयोग लेना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद करेंगे, डेट आपकी 2002 की है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीटी, जिसको बार बार आपसे पूछा गया है, एस्टैब्लिशेस द स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल फॉर द इफेक्टिव एंड स्पेशली एक्सपेडिजियस डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। तो आपके संविधान में अनुच्छेद 14A नया जोड़ा गया था जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। आर्टिकल 323 और 3A और 323B, इसके बारे में हमें बताया गया। और इसके आधार पर और कौन कौन से ट्रिब्यूनल हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एनजीटी के हेड कौन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं? डील्स विद द सिविल केसेस रिलेटेड टू environmental protection and conservation of the forest, provides relief and compensation for the damages, and adjudicate cases based on the प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये इसलिए बनाया गया है कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मुद्दे थे जो पेंडिंग रहते थे, इसलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के। तो एनजीटी जो है पर्यावरण के लिए बनाया गया था 2010 में। एनजीटी के वर्तमान हेड कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएंगे। अध्यक्ष, चेयरमैन। हमारा 10वां है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जो कि एक नियम है जिसको 2016 में अमेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेज हैजार्डस वेस्ट टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और ये डिफाइन करता है कि हैजार्डस वेस्ट कौन होते हैं, कैसे इनको हैंडल किया जाता है, उसके लिए प्रोटोकॉल जारी करता है, और साथ ही साथ मैंडेट साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द हैजार्डस वेस्ट, और उसके लिए विक्टिम्स को पिनलाइज भी करता है अगर कोई ऐसा होता है। तो 1989 में द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स लाया गया था, जो कि 2016 में फिर से इसको क्या किया गया था,
सुधार किया गया था। 11वें नंबर पर है हमारा, भी काफ़ी बार पूछा गया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब ये देखिए काफ़ी ई वेस्ट से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्यों बनाया गया था? मैनेज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंटली साउंड मैनर, ठीक है ना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, जो कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अमेजन है या बाई बैक करता है, या एप्पल है वो बाई बैक करता है, वो क्या करता है कि अपने जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो भी प्रोड्यूस हैं, उनको फिर से आप अपने लिए EPR, extended producer responsibility for manufacturer, mandates collection and recycling target, restricts hazardous substances in electronic प्रोड्यूस, इस ये सारे इसके प्रावधान हैं। 12 नंबर पर है हमारा द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इसके बारे में हम देख लेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कब है ये? 2016 का है, 2022 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। मैनेजेस प्लास्टिक वेस्ट टू मिनिमाइज इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ framework for recycling and reusing plastics, EPR for plastic manufacturers and producers। तो EPR जो है एक्सटेंडेड जो है मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो इसमें भी है, प्लास्टिक मैनेजमेंट में भी है। 2016 में ये रूल बना था, 2022 में इसको फिर से क्या किया गया है? सुधार किया गया है। 13 नंबर पर हम देख लेते हैं दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट रूल बना है, ये 2000 का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत से काफ़ी प्रश्न आते हैं आपने। इम्प्लीमेंट इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उनके उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपका लाभ हो। प्रोविजंस क्या हैं इसके? बैन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक CFC एंड हेलोन्स। हेलोन्स क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेलोन्स जो है CFC और SCFC आदि जो होते हैं, जो फ्लोरोकार्बन से बनते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताना है। साथ ही प्रमोट्स द अल्टरनेटिव ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, जैसे कि AC है आपका, रेफ्रिजरेटर है, उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, उनके लिए जो है अल्टरनेटिंग सब्सटेंसेस की बात की जाती है। द कोस्टल रेगुलेटिंग जोन CZR, ये कई बार पूछा गया, 2011 में बना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोस्टल एरिया के इकोसिस्टम को रेगुलेट करना और कोस्टल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करना। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैटेगराइजेशन ऑफ द कोस्टल जोन इनटू द कोस्टल रीजन जो है 1 to 4 में इनको कैटेगराइज करना, और इनको प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ दैट हार्म द सेंसिटिव इकोसिस्टम लाइक द मैंग्रोव एंड कोरल रीफ। मैंग्रोव और कोरल रीफ को जो हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे एक्टिविटीज़ को रोकना। तो याद रखिएगा 2011 में है कोस्टल रेगुलेशन एक्ट। और लास्ट हमारा है द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑन द फंड कलेक्टेड फॉर एफॉरेस्टेशन एज कंपनसेशन फॉर द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। तो यानी कि जो भी जंगल की ज़मीन को नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके लिए कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। एस्टैब्लिश द नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कैंपा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर फॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये फंड को यूटिलाइज करता है फॉरेस्टेशन के लिए और साथ ही साथ जो है अन्य चीज़ों के लिए। तो ये टोटल जो है 15, कुल 15 जो है हमारे पास एक्ट थे, जिनके बारे में हमने अभी बात की। इन एक्ट को आप डिटेल में करते रहिए। आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से एक्ट थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 था। दूसरा जो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट था, 1974 था। तीसरा जो है हमारा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 था। द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल, ये हमने देख लिया था। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 था, और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था। हमारा द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, 1919 था। और साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। साथ ही हमारा ई वेस्ट जो है हैजार्डर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 था। साथ ही ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 था। और हमारा द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसको 2022 में अमेंड कर दिया गया था। ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंसेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल जो है वो 2016 था। और साथ ही साथ द कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है CRZ जो है नोटिफिकेशन जो 2011 था, और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016 था। ये कुल 15 जो है आपके एक्ट थे, जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की, और इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी पिछली 4-5 वीडियो देख लें, और इस पर लगभग 30-32 वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। इस पर जो है कंटेंट हमारा डेली तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं
मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं और आप अपने अभियान सिविल सर्विसेज पर अपने दोस्तों को और लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।